हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ टॉर्क। लास्ट लेक्चर में हमने बस टॉर्क को क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर लिया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 एक बार देख लीजिए, जहाँ पे मैंने बेसिक रोटेशनल मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन एंड टॉर्क का बेसिक आइडिया डिस्कस किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि टॉर्क इज इक्वल टू सम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड इसी टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। हमने हर एक चीज डिफाइन कर लिया था। आर को क्या बोलते हैं? आर इज द डिस्टेंस, और रैदर इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलना चाहिए हमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या क्या? बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने आपको कहा था इसको एकदम आपको दिल में लिख लेना है, दिमाग में नहीं, दिल में। दिमाग से तो भूल जाएंगे आप। एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय हैंड राइटिंग। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, तो हमने टॉर्क को डिफाइन कर लिया। अब मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेनेवर इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जब भी हम अपना मुलाकात एक फिजिकल क्वांटिटी से होता है, हम उसे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछेंगे फिजिकल क्वांटिटी से। मान लीजिए कि आप टॉर्क के साथ बात कर रहे हो, तो आप कुछ उसको क्वेश्चन पूछिएगा, जैसे भैया बताओ डेफिनेशन क्या है टॉर्क का, टॉर्क तुम बताओ, तुम्हारा यूनिट क्या है। ये फिजिक्स को अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो उसका स्टाइल है। व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ फिजिकल क्वांटिटी, आस्क दैट फिजिकल क्वांटिटी 2 और 3 क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस क्या है? डेफिनेशन, यूनिट बताओ, आप कैसे क्वांटिटी हो, क्या आप स्केलर हो, क्या आप वेक्टर हो। अगर आप वेक्टर हो तो आपका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन भी बताओ। ओके, एंड क्या आपका अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एंड इसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम फैक्टर्स, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट क्वांटिटी भी निकल सकते हैं। एंड और भी कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे इससे। तो ये बेसिक 4 चीजें तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए होगा: डेफिनेशन, यूनिट, क्वांटिटी एंड फॉर्मूला. So we have seen the qualitative and quantitative definition of torque. Torque is basically the cause of rotational motion, and it is defined as the product of force and perpendicular distance between the line of action of force, between the line of action of force and axis of rotation, and axis of rotation. Now we want to see the unit of torque, and torque को हम moment of force भी बोलते हैं. Unit of moment of force, unit of moment of force. ठीक है. अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड करना है तो बेसिक मेथड क्या था? आपको पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है एंड इंडिविजुअल टर्म्स में यूनिट पुट कर देना है. जैसे अगर मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट कैलकुलेट करना है, सो कैन आई राइट द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा बताइए? T इज इक्वल टू एफ इंटू आर. ठीक है ना, एफ इंटू आर. अच्छा, तो इक्वल टू T, तो T रहेगा. इन प्लेस ऑफ एफ अगर मुझे टॉर्क का यूनिट निकालना है तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन. एंड डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर. सो टॉर्क का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर. सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, न्यूटन मीटर. अगर हम इसे फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहेंगे, देखिए न्यूटन फंडामेंटल यूनिट नहीं है. अगर हम टॉर्क को फंडामेंटली एक्सप्रेस करना चाहे तो इन प्लेस ऑफ न्यूटन कैन आई राइट kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2 into meter. So what is this? kg meter square second to the power -2. This is the fundamental. ये क्या है? ये तो फंडामेंटल यूनिट है. फंडामेंटल SI यूनिट, या फिर आप न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं. ये फंडामेंटल नहीं है क्योंकि यहाँ पे न्यूटन फंडामेंटल नहीं है. अगर हमें टॉर्क का सिमिलरली CGS यूनिट फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड द CGS यूनिट ऑफ टॉर्क, क्या आ जाएगा? T इज इक्वल टू एफ इंटू आर. सो एफ का क्या आएगा? व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स? डाइन. और डिस्टेंस का सेंटीमीटर. ठीक है. अगर हम इसे फंडामेंटल करना चाहे तो डाइन के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2. देखिए इतना तो आपको पता ही होगा ना. न्यूटन मतलब kg मीटर सेकेंड टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -2, एंड न्यूटन मतलब kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2, एंड डाइन मतलब ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2. ये आपको पता होना चाहिए. इनटू हम क्या कर सकते हैं? सेंटीमीटर. तो ये मेरा आ जा रहा है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2. अगर आपसे पूछा जाए
कि मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट बताओ, तो आप आइदर बता सकते हो न्यूटन मीटर, आप आइदर ये वाला बता सकते हो न्यूटन मीटर, या फिर क्या बता सकते हो ये वाला। ठीक है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, न्यूटन मीटर तो याद रहना चाहिए, डाइन सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट याद रहना चाहिए, पर फंडामेंटल हम कभी भी फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क। अब एक यहां पे जो क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन मीटर कितना डाइन सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू डैश डाइन सेंटीमीटर। या फिर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन न्यूटन मीटर एंड डाइन सेंटीमीटर। मुझे क्या गिवन था, मुझे गिवन था 1 न्यूटन मीटर एंड मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब न्यूटन को मुझे डाइन में कन्वर्ट करना है एंड मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 1 न्यूटन मीटर का क्या मतलब है, 1 न्यूटन मीटर का मतलब है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, है ना। देखिए 1 इंटू 1 इज 1, न्यूटन इंटू मीटर इज न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर का मतलब है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब 1 न्यूटन को हम अगर डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 डाइन, आपको पता होना चाहिए। 1 न्यूटन मतलब 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, हाँ 100, तो हम लिखते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ रहा है मेरा, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2 कितना आ रहा है, 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। So I have 1 Newton meter equals to 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। आपसे ये कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइदर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, या फिर आपको बोला जाएगा डिराइव द रिलेशन बिटवीन न्यूटन मीटर एंड डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इस फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन देख लिया, यूनिट देख लिया। अब we want to see what type of quantity is torque। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कैसा क्वांटिटी है। देखिए टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, पर ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है जो आपके कोर्स में नहीं है। इन टाइप्स के वेक्टर क्वांटिटीज को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। यस, मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ एक्सियल वेक्टर। एक्सियल मतलब ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सियल वेक्टर मतलब अगर मुझे एक्सियल वेक्टर बताना है, एक्सियल वेक्टर मतलब वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मतलब टुवर्ड्स अस हो सकता है या अवे फ्रॉम अस हो सकता है। मतलब ये अगर मेरा प्लेन है तो आइदर प्लेन आउटवर्ड हो सकता है या इनवर्ड हो सकता है, मतलब अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है। तो अंदर आएगा या बाहर आएगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल से उसको डिसाइड करते हैं। तो ये एक्सियल वेक्टर वाला जो सीन है ये अपने कोर्स में नहीं है। तो आपको तो बस इतना पता होना चाहिए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको इतना याद रखना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका डायरेक्शन इट इज एन एक्सियल वेक्टर। इसका डायरेक्शन आपको आपके कोर्स में नहीं है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये सब आपको ये नहीं जानना है। ठीक है, आपको बस इतना बताना चाहिए, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स को देख लिया कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा सेंस ऑफ रोटेशन देख लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का। मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है। मैं एक एग्जांपल देके इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कल या स्फीयर, जो भी माने इसको, ऐसा कुछ गिवन है। ये मेरा सेंटर है एंड इसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस इज आर। ओके, ये जो बीच का पॉइंट है ये सेंट्रल पॉइंट दैट इज पिवट। तो मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। ये जो बीच का पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पिवट। मतलब ये जो बॉडी है इसको सेंटर में पाइवटेड किया हुआ है। पाइवटेड मतलब फिक्स्ड किया हुआ है सेंटर में, मतलब दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा।
दिस बॉडी विल रोटेट अबाउट द सेंटर। अब क्या करेंगे, नाउ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट का नाम अगर मैं ए बोल दूं, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एट दिस पॉइंट। अब बोलिए मेरा जो ये फोर्स है, क्या ये फोर्स इस बॉडी को रोटेट करेगा? विल दिस फोर्स रोटेट दिस बॉडी? यस। कौन से डायरेक्शन में? ऐसे, क्योंकि ये देखिए ये सर्कुलर है, सो दिस फोर्स विल रोटेट द बॉडी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम फोर्स को इस बॉडी में फोर्स को यहां पे अप्लाई करें, समवट लाइक दिस, सो दिस फोर्स विल रोटेट दिस बॉडी। अगर इस बॉडी को मैं ए बोल रहा हूं, सॉरी ए तो मैंने ले लिया है, अगर इस बॉडी को मैं, मान लीजिए इस बॉडी को मैं 1 बोल रहा हूं, इस बॉडी को मैं सेकेंड बॉडी बोल रहा हूं, तो फर्स्ट बॉडी में देख लीजिए मेरा जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज रोटेटिंग द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकेंड बॉडी में मेरा जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज रोटेटिंग द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि द अप्लाइड फोर्स कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क, क्योंकि रोटेट हो रहा है, सो दिस अप्लाइड फोर्सेस आर प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क। एंड जो फोर्स है उसका सेंस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस फोर्स ने बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, इस फोर्स ने बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट किया। अगर अप्लाइड फोर्स ने बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में मेरा जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर किसी फोर्स ने बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो हम बोलेंगे कि मेरा जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, यहां पे इन दिस केस मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क है, दैट इज नेगेटिव। भैया ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? दिस आर कन्वेंशंस। क्या है ये? कन्वेंशंस, मतलब हम इंसानों ने मान लिया है, डायरेक्शनल सेंस बताने के लिए हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का यूज किया है। सो इसका मतलब क्या है कि टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन है। अगर टॉर्क का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अप्लाइड फोर्स ने बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। अप्लाइड फोर्स ने बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। अगर मोमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव आ रहा है तो अप्लाइड फोर्स ने बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट किया है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब है कि बॉडी इज रोटेटिंग in anti-clockwise sense. Body is rotating in anti-clockwise sense. And clockwise movement का मतलब है body is rotating in clockwise sense. मतलब अपने फोर्स ने बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। एंड आउट ऑफ दिस टू विच वन इज कंसिडर्ड पॉजिटिव? एंटी क्लॉकवाइज इज कंसिडर्ड पॉजिटिव and clockwise is considered negative. This is just a sign convention in order to depict the anti-clockwise and clockwise movement. That means if a force has the tendency to rotate a body anti-clockwise in the anti-clockwise sense, the moment of force will be positive, and if the force has a tendency to rotate the body in the clockwise sense or clockwise direction, the moment of force will be negative. ऐसा भी एक बार पूछा गया था कि when is moment of force said to be number 1 positive, number 2 negative. moment of force को कब पॉजिटिव बोलते हैं, कब नेगेटिव बोलते हैं? moment of force को पॉजिटिव तब बोलते हैं जब बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स को नेगेटिव तब बोलते हैं जब बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। मतलब हमने बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया एंड बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया तो मोमेंट ऑफ फोर्स पॉजिटिव होगा, एंड हमने बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया एंड बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया तो बॉडी का मोमेंट ऑफ फोर्स हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं? तो हम एक बार देख लेते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाउ कैन यू चेंज the sense of rotation? How can you change the sense of rotation of body? Sense of rotation of body
आप कैसे चेंज कर सकते हो, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, एक बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लीजिए कौन से फैक्टर्स में डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब किस पॉइंट में फोर्स अप्लाइड है। द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ये देयर इज वन बॉडी 1 एंड देयर इज अनदर बॉडी 2। अगर बॉडी के इस पॉइंट में हमने ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिया टुवर्ड्स राइट, तो बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, कुछ ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या करने वाले हैं, हम फोर्स फिर से टुवर्ड्स राइट ही अप्लाई करेंगे इन द नेक्स्ट सिचुएशन हम फिर से टुवर्ड्स राइट ही अप्लाई करेंगे, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर देंगे। पहले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था पॉइंट ए, अब हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसको कर देते हैं पॉइंट बी। हम फिर से फोर्स टुवर्ड्स राइट ही अप्लाई कर रहे हैं। देख लीजिए आई एम अप्लाइंग द फोर्स अगेन टुवर्ड्स राइट, बट राइट नाउ आई हैव चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर हम बॉडी को इस पॉइंट में फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी ऐसा घूमना चाहेगा, ऐसे, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज। सो ऑन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग। अगर मैंने पॉइंट ए में फोर्स अप्लाई किया होता तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता, पॉइंट बी में फोर्स अप्लाई किया होता सेम फोर्स इन द सेम डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज घूमता। सो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। On changing the point of application of force, sense of rotation changes. Clear है? Second point is direction of force. Second point is direction of force. अब point of application same रहेगा क्योंकि हम direction of force का इफेक्ट देखने वाले। Point of application will remain same, just the direction will change. ठीक है, तो फिर से हम देख लेते हैं। So there is one body here, another body, ठीक है। Right now point of application will remain same. मान लीजिए this is only the point of application. Just the directions will be different. पहले हम towards right अप्लाई करके देखते हैं, फिर हम towards left अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने towards right अप्लाई किया, बॉडी का टेंडेंसी टू रोटेट इज इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंड अगर हमने लेफ्ट की तरफ अप्लाई किया फोर्स, सो बॉडी का टेंडेंसी टू रोटेट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन विल रिमेन सेम। हमने बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया, देखिए डायरेक्शन तो सेम है पर बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया। एंड इस सिचुएशन में हमने बॉडी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम रखा, बस डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज किया, तो फिर भी सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया। सो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, point of application of force and direction of force. So how can you change the sense of rotation of a body? By changing the point of application of force or direction of force. दोनों में से एक को चेंज कर देंगे या दोनों को चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा अब तक, हमने देखा मोमेंट ऑफ फोर्स को देखा। मोमेंट ऑफ फोर्स को पॉजिटिव कब बोलते हैं, व्हेन इट हैज द टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेगेटिव कब बोलते हैं, व्हेन इट हैज द टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया यहाँ पे। अच्छा, हमने व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी ये भी डिस्कस कर लिया। लास्ट जो है वो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ही है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स में हमने देखा कि मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि ये डेफिनेशन भी थोड़ा सा मतलब ये तो कंप्लीट ही डेफिनेशन है, पर मान लीजिए यहां पे हमने क्या कंसीडर किया है, इस डेफिनेशन में हमने कंसीडर किया है कि मेरा जो फोर्स होगा एंड मेरा जो ये डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये 90 डिग्री के एंगल में होगा। अगर ये 90 डिग्री के एंगल में नहीं है, मतलब सपोज मान लीजिए कि ये मेरा फोर्स है F एंड दिस इज माई R एंड इनके बीच में एक जनरल एंगल है थीटा, इनके बीच में एक जनरल एंगल है थीटा। दैट मीन्स फोर्स एंड द डिस्टेंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ऐसा है तो हमें अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है तो पहले हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये R है तो हमें ये वाला, ये दिस परपेंडिकुलर, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा R साइन थीटा। बस थोड़ा सा रफ में बता रहा हूं। तो इन जनरल टॉर्क का जो डेफिनेशन होता है वो होता है
एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर फोर्स लेना पड़ता है। देखिए इस सिचुएशन में ये आर था, ये ओ एंड दिस इज ए, ये मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा। ओ ए वॉज आर इन दिस केस, इन दिस डायग्राम, in this diagram OA, the value of OA is R, but I want to find AB, ठीक है। so can I apply sin theta, sin theta अप्लाई करेंगे तो AB बाई, अगर हम sin theta अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई, यहां पे आ रहा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस आएगा OB, सो इट विल बी OB साइन थीटा। ओके, यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया है, 1 सेकेंड। ये डायग्राम कुछ ऐसा था, मतलब मान लीजिए कि ये मेरा फोर्स है एंड दिस इज माई आर, ठीक है, एंड आर एंड एफ आर एट एन एंगल थीटा, ये ऐसा डायग्राम होना चाहिए, आर एंड एफ आर एट एन एंगल थीटा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे हमें टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें तो फोर्स इंटू आर करना था, पर वो जो आर था वो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला चाहिए हमें, यहाँ पे वो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर इस सिचुएशन में ओ ए एंड बी, यहाँ पे हम साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा से आ जाएगा मेरा ए बी बाई आर, तो जो ए बी आ रहा है, ए बी आ जाएगा आर साइन थीटा। बस एक रफ कैलकुलेशन मुझे आपको दिखाना था, आर साइन थीटा। तो इन जनरल, इन रियलिटी जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज एफ इंटू आर साइन थीटा, एफ इंटू आर साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, पर क्लास 10 के लिए आप एफ इंटू आर भी याद रख सकते हो, एंगल बिटवीन फोर्स एंड दिस आर वेक्टर, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन जनरल दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर हमें अब कुछ केसेस निकालना है, यहां से हम निकाल सकते हैं। देखिए हमने जो ये फॉर्मूला देखा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। इसी फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है एफ इंटू आर, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी ने बोला है कि आप मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करो, मैक्सिमम टॉर्क कितना हो सकता है वो कैलकुलेट करके बताओ, तो टॉर्क का तो जनरल फॉर्मूला है एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो अगर हमें अब इस टॉर्क को मैक्सिमम करना है, अगर हमें इस टॉर्क को मैक्सिमम करना है तो थीटा का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, साइन थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए, दैट मीन्स थीटा शुड बी 90 डिग्री। अगर हम इसे पुट कर देंगे तो मेरा टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा एफ इंटू आर, एंड यही अपने सिलेबस में है। मतलब हम हमेशा टॉर्क एंड ये डिस्टेंस के बीच का एंगल 90 डिग्री ले लेते हैं। मतलब फॉर अस दिस आर शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए हम इस फॉर्मूले को बोलते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। अगर हमें मिनिमम टॉर्क निकालना है, मिनिमम टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है, फॉर मिनिमम टॉर्क थीटा मस्ट बी 0 डिग्री, थीटा मस्ट बी 0 डिग्री। तो अगर मिनिमम टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू साइन 0 डिग्री, दैट गिव्स मी 0। सो मिनिमम टॉर्क हो सकता है 0, मैक्सिमम हो सकता है एफ इंटू आर, मैक्सिमम हो सकता है एफ इंटू आर। ये फॉर्मूला अगर आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आया तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे तो मतलब बस ये मैंने थोड़ा सा अलग से बताया। आपको अगर ये वाला पता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, तो आपसे हर एक चीज़ बन जाना चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने टॉर्क को अच्छे से देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सिक्वेंसेज रिलेटेड टू टॉर्क, मतलब कुछ कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे रियल लाइफ में टॉर्क से रिलेटेड। तो आई होप आज आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एंड इस लेक्चर को अच्छे से आप एक बार देख लीजिए, आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।